नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का एनडीसी क्लासेस के इस निःशुल्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। सो आज का टॉपिक है अपने राजस्थान जियोग्राफी के अंदर राजस्थान की मिट्टियाँ, जो राजस्थान मृदा के नाम से भी जानी जाती है। और टॉपिक हमें लिखा हुआ मिलता है कहीं ना कहीं। जो भी राजस्थान कर्मचारी बोर्ड हो, चाहे अपना आरपीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, उसके अंदर राजस्थान की मिट्टियाँ इंपॉर्टेंट हो जाती है, अगर अपने सिलेबस में है तो। अगर सिलेबस में नहीं है तो जैसे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर हमने राजस्थान की मिट्टियाँ हैं, वो सिलेबस के अंदर देखने को नहीं मिलता है, तो वहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। लेकिन अगर हम देखें कि जो रीट की परीक्षा है, मुख्य परीक्षा है, उसके अंदर अपने राजस्थान की मिट्टियाँ जो टॉपिक है वो पूर्णतः लगता है। और क्वेश्चन बनता है, अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है और बढ़िया क्वेश्चन बनता है एक, जो हमारा गलत हो सकता है, लेकिन अगर हम क्लास को एक अच्छे तरीके से करेंगे, समझ कर करेंगे, तो हमें आसानी हो जाएगी। और हमें ये पता होना चाहिए, वैसे देखा जाए तो भौतिक विभाजन आता है, तो भौतिक विभाजन के माध्यम से हमें पता चल जाता है कि मिट्टियां किस प्रकार की है। तो अगर हमें भौतिक विभाजन पूरा पढ़ा हुआ है, जो पूरी क्लासेज अगर देखें तो क्लास 5 से लेकर 5 6 क्लासेज हैं उसकी भौतिक विभाजन की, तो अगर हमने वो पूरी तरीके से पढ़ी हुई है तो हमें ये राजस्थान की मिट्टियां टॉपिक है वो पूरा समझ में आ जाएगा। एक चीज होती है कि जो भी राजस्थान की ज्योग्राफी है कहीं ना कहीं क्रमबद्ध एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। तो ये कभी मत सोचना कि ये राजस्थान की ज्योग्राफी है तो पहले वो टॉपिक है वो छोड़ दिए आगे के टॉपिक पढ़ते जाएंगे। नहीं, जो भी टॉपिक है अगर हम उनको कंटिन्यू पढ़ेंगे तो वो हमें समझ में ज्यादा आएगी। अगर नहीं देखी है पीछे की क्लासेस तो ज्यादा से ज्यादा देखें, उन क्लासेस को रिवाइज करें, स्पीड बढ़ाकर देखें चाहे, लेकिन उन चीज को रिवाइज करते हुए चलें साथ साथ के अंदर, तो टॉपिक ज्यादा समझ में आएगा आपके। और राजस्थान का भौतिक प्रदेश है वो उसके हिसाब से देखे जाए तो हमें राजस्थान की मिट्टियां टॉपिक आसानी से समझ में आएगा भी। ठीक है, तो अपना टॉपिक है राजस्थान की मिट्टियां। राजस्थान की मिट्टियों के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक परिभाषा मिलती है हमें राजस्थान की मिट्टियों की, डॉक्टर बेनेट द्वारा दी गई है, जो अपने विद्वान है। ठीक है, तो राजस्थान की मिट्टियां आपको पता होना चाहिए। एक सेकेंड। राजस्थान की मिट्टियां, राजस्थान की मिट्टियां हमें अलग अलग भौतिक प्रदेश हैं, उनमें अलग अलग प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, ये पता होना चाहिए आपको। जैसे अपना पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश हो गया, तो आपको सबको पता है कि वहां पे रेतीली मिट्टी पाई जाती है। उनके वैज्ञानिक नाम क्या है, अगर उनको दृष्टि से देखा जाए कि कितने भागों में बांटा गया है, तो वो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे अपने अरावली पर्वतीय प्रदेश है, आपको पता है, तो आपके पहाड़ी मिट्टी पाई जाती है या पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। पूर्वी मैदानी प्रदेश है, जहाँ पे नदियां बहती है तो वहां पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। पठार है, वहां पे काली मिट्टी पाई जाएगी। जहाँ पे एक प्रकार से कह सकते हैं कि बारिश, जो जलवायु है वो भी मिट्टी को एक प्रकार से प्रभावित करती है। जलवायु अगर कहीं कहीं पर अगर मान लो कि कम वर्षा होगी तो वहां पे भी मिट्टी को क्या करेगी, प्रभावित करेगी। और ज्यादा बारिश हो तो मिट्टी का जो मूल रूप है उसको भी परिवर्तित कर सकती है कौन, जलवायु या फिर बारिश, इस प्रकार की चीजें हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं अपने कि राजस्थान की मिट्टी, कि राजस्थान की मिट्टी के अंदर परिभाषा मिलती है हमें, भूपृष्ठ पर असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत जो कि मूल चट्टानों या वनस्पति के योग से निर्मित होती है, मिट्टी कहलाती है। ये परिभाषा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर पूछा जाए किसके द्वारा दी गई है तो डॉक्टर बेनेट द्वारा दी गई है परिभाषा। किसकी है ये? इंपॉर्टेंट परिभाषा हो जाती है, डॉक्टर बेनेट। अगर पूछ लिया जाए तो गलत नहीं होगा। हमें हर किताबों में ये परिभाषा देखने को मिलती है कि भूपृष्ठ पर असंगठित पदार्थों की, क्या है, असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत जो कि मूल चट्टानों या वनस्पति के योग से निर्मित होती है। वनस्पति जैसे पेड़ पौधे होते हैं, अगर वो कहीं ना कहीं नष्ट होकर मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं तो उनके योग से जो बनती है वही क्या कहलाती है, मिट्टी कहलाती है। अगर हम बात करें मिट्टी का अध्ययन है वो क्या कहलाता है, मृदा विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? मृदा विज्ञान कहलाता है। अगर इसको हम और कह सकते हैं तो पेडोलॉजी कह सकते हैं। ठीक है, पेडोलॉजी भी कह सकते हैं, पेडोलॉजी भी इसको कहा जा सकता है। ठीक है, ये चीजें हो जाएगी। अगर हम देखें, ठीक है, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? मृदा दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें कि मिट्टी की उर्वरता है, उपजाऊपन है, वो किस ओर बढ़ता है? आपको पता है पश्चिम रेतीला मैदान है तो वहां पर मिट्टी है वो उपजाऊ नहीं है, यानी कि अनुपजाऊ है। जैसे ही हम पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो मिट्टी क्या है, अपना
उपजाऊपन है वो बढ़ाती चली जाती है। जैसे अपने पूर्वी मैदान की तरफ चले जाएं तो वहां पे आपको जलोढ़ मृदा, दोमट मिट्टी की मृदा, यानी कि एक प्रकार से नदियों वाला बेसिन आपको देखने को मिलेगा। जहां पर नदियों वाला बेसिन होगा यानी कि पानी होगा जहां पे, तो वहां पे मिट्टी कैसी होगी, तो मिट्टी अच्छी होगी, उपजाऊ मिट्टी होगी। अगर और जाएं, देखें दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर जाएं तो हमें वहां पे काली मिट्टी मिलेगी। तो कह सकते हैं कि अपने जो मिट्टी की उर्वरता है, जो मिट्टी की उर्वरता है राजस्थान के अंदर, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो अवधारणात्मक क्वेश्चन है इस प्रकार के आते हैं। अवधारणात्मक जैसे कि कौन सा कथन असत्य है या कौन सा कथन सत्य है, इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वहां पे इस प्रकार की अवधारणा, इस प्रकार की जो लैंग्वेज है इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे मिट्टी की उर्वरता पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती है और बढ़ती है। वैसे देखा जाए तो इस प्रकार का क्वेश्चन, ये जो लैंग्वेज है ये टफ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जब एग्जाम के अंदर देखने को मिलती है, अवधारणात्मक क्वेश्चन आते हैं, तो वहां पे हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं कि क्या चीज है, पश्चिम से पूर्व किस प्रकार हो गया या किस प्रकार नहीं हो। हमको पता है पश्चिम के अंदर कम है और पूर्व की ओर ज्यादा है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती है, यानी कि जो उपजाऊपन है मिट्टी का वो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ता है। सीधी सी बात यही है, इसके अलावा और कुछ ज्यादा टफ लैंग्वेज नहीं है। और इस प्रकार के क्वेश्चन हमें उदाहरणात्मक रूप में देखने को मिलते हैं मिट्टी के अंदर। ठीक है, अब देखा जाए कि मृदा के प्रधान पोषक तत्व कौन से हैं। मृदा के प्रधान पोषक तत्व ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पूछ लिया जाता है कि एग्जाम के अंदर कि मृदा को प्रधान पोषक तत्व कौन से हैं, या फिर मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने के लिए कौन से पोषक तत्व आवश्यक हैं, तो वो अपने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस हो गया, इसके अलावा कैल्शियम हो गया और पोटेशियम हो गए। ये सारे के सारे किस प्रकार के तत्व हैं, प्रधान पोषक तत्व हैं मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखने के लिए। तो कौन कौन से हो जाएंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, इस प्रकार के जो पोषक तत्व अपने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब देखो सिंपल सी चीज है बिल्कुल ही, राजस्थान की मिट्टियां पढ़ रहे हैं अपने, राजस्थान की मिट्टियां आपने भौतिक विभाजन पढ़ा है तो आसानी से समझ में आएगा। जैसे अब देखो कि भूपृष्ठ पर असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत जो कि मूल चट्टानों या वनस्पति के योग से निर्मित होती है मिट्टी कहलाती है। मूल चट्टानें होती है, यानी कह सकते हैं कि जो भी मिट्टी है अपनी ऊपरी परत है उसके नीचे क्या कहलाती होती है, एक प्रकार से चट्टानें होती है। उन चट्टानों व वनस्पति, वो चट्टान और वनस्पति क्या करती है, एक दूसरे के मिल जाती है, इनका योग होता है। योग यानी कि दोनों क्या हो जाती है, मिल जाती है। जब इन दोनों का योग होता है तो क्या होती है, जो निर्मित होती है वही क्या कहलाती है, मिट्टी कहलाती है। अगर आप कहते हैं मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, तो मृदा विज्ञान कहते हैं मिट्टी के अध्ययन को। सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछा नहीं जाएगा, लेकिन पूछा जाएगा तो गलत नहीं होगा, जिसको इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, पेडोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, 5 दिसंबर को मनाया जाता है। मृदा के प्रधान पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम और पोटेशियम है। इसके अलावा मिट्टी की उर्वरता पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती जाती है राजस्थान के अंदर अपने। ठीक है, आगे देखो मृदा निर्माण के कारक, मृदा निर्माण के कारक कौन कौन से हैं। देखो मृदा निर्माण के कारक कौन कौन से हैं। एक तो अपने हैं आधारी चट्टान। आधारी चट्टान आपको पता होना चाहिए कि मृदा निर्माण के अंदर एक चट्टान है वो अपनी क्या करती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सबको पता है आधारी चट्टान, जो भी मिट्टी के नीचे चट्टान होती है वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से नष्ट होने लगती है, उससे वनस्पति मिलती है, उसमें जो भी मिट्टी है एक प्रकार से मिलती है, तो भी वो क्या करती है, एक प्रकार से अपने मिट्टी का निर्माण करती है। कौन करती है, वही करती है, आधारी चट्टान करती है। ये जो आधारी चट्टान है वो मिट्टी के नीचे स्थित होती है। क्या होती है, मिट्टी के नीचे स्थित, मिट्टी के नीचे स्थित होती है। यानी कि मिट्टी के नीचे जो भी स्थित चीजें हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी को प्रभावित तो करते ही हैं, मिट्टी को प्रभावित करने का काम करती है तो आधारी चट्टान करती है। मिट्टी निर्माण के कारक हैं, यानी कि मिट्टी को प्रभावित करती है, उनको निर्माण में भी क्या होते हैं, सहायक होते हैं, ये चीजें होती है। ठीक है, इस मिट्टी के नीचे स्थित चट्टानी, जो मिट्टी के नीचे स्थित चट्टानी संस्तर होता है एक प्रकार से। ठीक है, चट्टानी संस्तर को जैविक पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, जैविक पदार्थ कहते हैं। मिट्टी के नीचे स्थित चट्टानी संस्तर है, जो चट्टानी रूप भाग है अपना, वो क्या कहलाता है, वो जैविक पदार्थ कहलाता है। मिट्टी को जो जैविक रूप होता है वो देता है, एक प्रकार से वो क्या कहलाता है, जैविक पदार्थ कहलाता है, आधारी चट्टान है जो। इसके अलावा क्या करती है, स्थानीय जलवायु। अब जलवायु किस प्रकार की है, मिट्टी को प्रभावित करने या मिट्टी को निर्माण में जो सहायक कारक है उसके अंदर अपने जलवायु महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जलवायु क्या करती है,
जलवायु ये कर सकती है कि अगर दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे मिट्टी क्या है, अलग अलग प्रकार की है, मिट्टी क्या होगी, अलग अलग प्रकार की, लेकिन जलवायु सेम है। अगर जलवायु सेम है तो दोनों मिट्टियों को एक जैसा बना सकती है, दोनों मिट्टियों क्या कर सकती है, एक जैसा बना सकती है। लेकिन अगर अलग अलग जगह हैं, मिट्टियां एक समान है, जैसे मान लो कि अपने पश्चिमी राजस्थान के जगह और पूर्वी राजस्थान में मिट्टी दोनों एक समान है, लेकिन जलवायु क्या है, अलग अलग है, तो दोनों को, मिट्टियों को भी क्या कर सकती है, वो अलग अलग बना सकती है। इतनी ताकत होती है जलवायु के अंदर। ये चीज होती है किसके अंदर होती है, जलवायु के अंदर होती है। इसके अलावा जैविक पदार्थ, जैविक पदार्थ क्या क्या होते हैं, जैविक पदार्थ आपको पता है, ठीक है। जैविक पदार्थ के अंदर आते हैं अपने जो भी वनस्पति आ गई, वनस्पति आ गई यानी कि जो नष्ट होती है उसके बाद में, इसके अलावा चूहे, दीमक, चिंटी, यानी कि जो भी अपने जानवर हो गए, जो भी कीड़े मकोड़े हो गए, ठीक है, वो सारी की सारी किस में आ जाते हैं, जैविक पदार्थ के अंदर आ जाते हैं। यानी एक प्रकार से मिट्टी को क्या करते हैं, उर्वरक यानी कि उपजाऊ बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। ऊंचाई और ऊंचाई, ऊंचाई और ऊंचाई, अब मिट्टी को यह भी प्रभावित करती है उसकी ऊंचाई कितनी है, यानी कितनी ऊंचाई पर स्थित है, उसकी स्थिति क्या है, क्या होती है एक प्रकार से उसकी स्थिति क्या है, स्थिति क्या है, या फिर उसकी स्थलाकृति कैसी है। अब स्थलाकृति, स्थलाकृति अगर उबड़ खाबड़ होगी, उबड़ खाबड़ होगी तो क्या होगी, तो मिट्टी उपजाऊ नहीं होगी एक प्रकार से। अगर समतल है तो कहीं ना कहीं मिट्टी उपजाऊ है, तो वो भी उसकी स्थलाकृति है, उसकी ऊंचाई और ऊंचावत से भी क्या करती है, उसको प्रभावित करती है, ठीक है। मिट्टी के विकास की अवधि, मिट्टी के विकास की अवधि, मिट्टी के विकास की अवधि, मिट्टी के विकास के लिए माना जाता है कि लगभग 2 शताब्दियों के अंदर मिट्टी का विकास होता है। मिट्टी का विकास क्या होता है, लगभग 2 सालों के अंदर मिट्टी का विकास होता है, 2 शताब्दी के अंदर, लेकिन 2 शताब्दी के अंदर होता है, लेकिन उस मिट्टी का विकास भी थोड़ी देर के लिए ही रहता है, मतलब एक प्रकार से उपजाऊ थोड़ी देर के लिए रहती है, उसके बाद में वापस अपने मतलब बंजर भूमि की तरफ चली जाती है। लेकिन मिट्टी के विकास की अवधि पूछ लिया जाए तो 2 शताब्दी के अंदर लगभग होता है। तो मृदा निर्माण के कारक हैं ये, आधारी चट्टान है, स्थानीय जलवायु है, ऊंचाई और ऊंचावच है, मिट्टी के विकास की अवधि है, कितने सालों के अंदर मिट्टी का विकास होता है, वो चीजें अपनी क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये चीजें आगे समझ में, आगे देखो आगे क्या चीज है। अब देखो ये आती है अपनी इंपॉर्टेंट चीज, पीएच मान के आधार पर मिट्टियों के प्रकार, पावर ऑफ हाइड्रोजन, या फिर कह सकते हैं हाइड्रोजन की शक्ति के आधार पर, क्या कह सकते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब इसमें 3 प्रकार की मिट्टियां होती है, कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। अब इसके अंदर जो पीएच मान के आधार पर जो मिट्टियां मापी जाती है, आपको पता है जिसका पीएच मान 7 होता है, पीएच मान 7 से अधिक होता है, पीएच 7 से कम होता है, तो वो किस प्रकार की मिट्टियां होती है। अब इसको मापने का एक तरीका होता है, एक होता है लिटमस पेपर की पट्टी होती है, उससे मापा जाता है। किससे मापा जाता है, किससे मापा जाता है, लिटमस पेपर की पट्टी से पीएच का मान मापा जाता है, लिटमस पेपर की पट्टी होती है, पेपर की पट्टी से मापा जाता है इसको। किससे मापा जाता है, लिटमस पेपर की पट्टी से मापा जाता है। लिटमस पेपर की पट्टी से एक प्रकार से कह सकते हैं उस मिट्टी को उसके नजदीक लाए, मतलब उसको छुआ जाता है तब उसका रंग कैसा हो जाता है, उसके आधार पर लिटमस पेपर की पट्टी का ध्यान पड़ता है, ठीक है। अगर लाल हो जाए या फिर एक होता है नीला होता है, लाल और नीला होता है। अब देखो सबसे पहले आपको यह बताता हूं कि जिस मिट्टी का पीएच मान 7 होता है वह उपजाऊ मिट्टी कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट है अपने आप में, क्यों कि जिस मिट्टी का पीएच मान 7 होता है उस वह मिट्टी उपजाऊ कहलाती है। क्या होती है, उपजाऊ होती है। और इसी मिट्टी को उदासीन मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उदासीन मिट्टी। अब उपजाऊ आप कहोगे सर उपजाऊ भी है और उदासीन मिट्टी कैसे हुई, उदासीन मिट्टी इस प्रकार से हुई कि यह न तो अम्लीय है न क्षारीय है, इस कारण से उदासीन है। ये उपजाऊ है लेकिन न क्षारीय होने के कारण न ये अम्लीय होने के कारण, इस कारण से ये उदासीन मिट्टी कहलाती है। उपजाऊ है इस कारण से उदासीन मिट्टी है। अब देखो जिस मिट्टी का पीएच मान 7 से कम होता है, पीएच मान 7 से कम होता है वह अम्लीय मिट्टी होती है। क्या होती है, अम्लीय मिट्टी होती है। इसमें कैल्शियम तत्व, कैल्शियम तत्व की अधिकता पाई जाती है, जिसका उपाय चूना, फास्फोरस, जस्ते का चूर्ण है। अब देखो
जहां पे पीएच मान क्या होता है 7 से कम होता है, वह अम्लीय मिट्टी कहलाती है। अब इसके अंदर कैल्शियम तत्व की प्रधानता होती है, यानी अधिकता पाई जाती है कैल्शियम की। लेकिन इसका उपाय क्या है? तो इसका उपाय है चूना, फास्फोरस, जस्ता, इसका उपाय होता है। अब देखो, अब लिटमस पेपर की पट्टी बताई थी मैंने, क्या बताई थी? लिटमस पेपर की पट्टी बताई थी। अगर इसका रंग इस मिट्टी के नजदीक आने पर, यानी कि इस मिट्टी की लिटमस पेपर छूने पर इसका रंग कैसा हो जाता है? तो इसका रंग हो जाता है लाल। किसका रंग? अम्लीय मिट्टी का रंग। अम्लीय मिट्टी का रंग हो जाता है लाल। ठीक है, अब देखो, जिस मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होने पर, 7 से क्या हो अधिक होता है, वह क्षारीय मिट्टी कहलाती है, जिसमें सोडियम कार्बोनेट की अधिकता पाई जाती है, जिसका उपाय क्या है? जिप्सम है। जिसका उपाय क्या है? जिप्सम है। जो लवणीय मिट्टी है, जो क्षारीय मिट्टी है, जो उष्ण मिट्टी है, इस लवणीय मिट्टी को क्या कह सकते हैं अपने? उष्ण मिट्टी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? उष्ण मिट्टी भी कह सकते हैं। ठीक है, उष्ण मिट्टी भी कह सकते हैं और लवणीय मिट्टी भी कह सकते हैं, और क्षारीय मिट्टी तो है ही। ठीक है, अब क्या है? अब इसको, इस मिट्टी को, यानी कि क्षारीय मिट्टी को जब इसको छुआ जाता है लिटमस पेपर की पट्टी से, तो इसका रंग कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। ये भी ध्यान रखना है, लाल नीला। अगर मिट्टी अम्लीय है तो रंग लाल होगा, अगर मिट्टी क्षारीय लवणीय या फिर उष्ण मिट्टी है तो वो कैसा होगा? नीला रंग हो जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है अपने, इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट चीज नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ये पीएच मान यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया था। अब देखो, अपने बात करते हैं मिट्टी के प्रकार। अब मिट्टी के प्रकार आपने पढ़े होंगे, बार बार पढ़े होंगे, लेकिन अपने इंपॉर्टेंट चीज है, मुख्य रूप से देखेंगे कि किस प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर जो मिट्टियां पाई जाती है वो वर्गीकरण किया जाता है कहीं ना कहीं 5 प्रकार से, कहीं 10 प्रकार से, कहीं पर 14 प्रकार से। लेकिन हम सबसे पहले सामान्य तरीके से पढ़ेंगे कि मिट्टी है वो किस प्रकार की है और कहाँ कहाँ पे पाई जाती है। मरुस्थलीय रेतीली मिट्टी, या फिर जिसको कह सकते हैं बलुई मिट्टी, बालू होती है, जो बालू रेत होती है उसको ही रेतीली मिट्टी कहते हैं। ठीक है, तो मरुस्थलीय रेतीली मिट्टी है। मरुस्थलीय रेतीली मिट्टी के अंदर बात करें अपने कि मरुस्थलीय रेतीली मिट्टी, बलुई मिट्टी, ये पाई जाती है राज्य के पश्चिमी भाग में। राज्य के पश्चिमी भाग में सबसे अधिक भूभाग पर पाई जाती है। सबसे अधिक भूभाग पर मृदा के सबसे मोटे कण होते हैं। जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। क्यों होती है बताता हूं। प्यासी मृदा भी कहते हैं, क्यों होती है बताता हूं। विस्तार कहां पे है, ये इंपॉर्टेंट है। विस्तार कहां पे है, ये इंपॉर्टेंट है कि बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, चूरू, सीकर, नागौर, अनूपगढ़, ये है। ठीक है, अपने कह सकते हैं कि जो भी है अनूपगढ़, या फिर गंगानगर में भी आ जाता है कुछ, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जयपुर। ठीक है, ये क्षेत्र है, ये सारा का सारा किस में आ जाता है? ये अपना आ जाता है मरुस्थलीय मिट्टी के अंदर। मरुस्थलीय मिट्टी के अंदर आ जाता है। मैप अगर है आपके पास तो समझ में आ जाएगा। ये क्षेत्र अपना मरुस्थलीय मिट्टी के अंदर आ जाता है। ये अपना विस्तार है मुख्य रूप से। ठीक है, ये क्षेत्र सारे के सारे यहीं आ जाते हैं। यहां पर पीएच मान की क्या रहती है? अधिकता रहती है। राज्य के पश्चिमी भाग में है, सबसे अधिक भूभाग पर पाया जाता है। मृदा के सबसे मोटे कण है। मृदा के सबसे मोटे कण है, इस कारण से ये नमी नहीं रोक पाते। नमी को नहीं क्या करते? नमी नहीं रोक पाते। नमी नहीं रोक पाते। इनकी बारिश होती है तो मृदा के मोटे कण होते हैं, जब जगह उसके मोटे कण यानी कि जगह उनके बीच में होती है। जब जगह बीच में होती है तो वो क्या होती है? बारिश सीधी की सीधी नीचे चली जाती है, सोख जाती है पानी को, पूरा का पूरा पानी क्या कर जाती है? सोख जाती है। अब देखो, अब आपको बताता हूं छोटे कण और मोटे कण। अब ये देखो मोटे कण, ये मोटे कण है एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, ये मोटे कण है, ये मिट्टी कण है। अब जब बारिश होगी तो पानी क्या चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। लेकिन जब आपको पता है छोटे कण होते हैं, छोटे बिल्कुल छोटे कण होते हैं, तो उसके अंदर जगह नहीं होती बिल्कुल भी, यानी कि सारे के सारे एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। जब बारिश होती है तो ये अपना जो जल है वो सोख नहीं पाती, एक प्रकार से जल धारण कर लेती है। यहाँ पे जल धारण क्षमता सबसे कम है, यानी कि जल को ग्रहण करने की, जल को रोकने की क्षमता है वो क्या है? कम है।
तो इसी कारण से ये प्यासी मृदा कहलाती है, यानी कि ये पानी सोखती है। ये कहती है कि पानी आने दो, बारिश आने दो, और पानी बारिश जैसे ही आती है तो पानी सारा का सारा क्या कर लेती है, सोख लेती है। इस कारण से ये प्यासी मृदा कहलाती है। ये चीजें हो गई। अब विस्तार कहाँ कहाँ पे है, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, आपको बता दिए पूरा पूरा ये क्षेत्र अपना आ जाएगा। अब देखो, अब इसके अंदर मिट्टी है वो 3 प्रकार की और पाई जाती है इसी के अंदर। पहले ये देखो, अधिकता, अधिकता किस प्रकार किसकी है, कैल्शियम तथा फॉस्फोरेट की अधिकता पाई जाती है, और कमी होती है इसके अंदर नाइट्रोजन तथा कार्बनिक तत्वों की कमी इसके अंदर पाई जाती है। अधिकता रेतीली मिट्टी है तो वहां पे अधिकता कैल्शियम तथा फॉस्फोरेट की कमी है, नाइट्रोजन तथा कार्बनिक तत्वों की। लेकिन यहाँ पर मुख्य मिट्टी, ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट कर लेना इस चीज को, यह मिट्टी मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। लाल रेतीली मिट्टी, इसके अलावा खारी मिट्टी, और इसके अलावा पीली भूरी रेतीली मिट्टी, ये तीनों आ जाएगी। लाल रेतीली मिट्टी की एक सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट बात है कि ये इन मिट्टी के अंदर, तीनों मिट्टियों के अंदर इंपॉर्टेंट इस कारण से कि जल धारण करने की क्षमता है, इसके अंदर करने की क्षमता। क्यों है, क्यों लाल आ गया, कहीं ना कहीं लाल और रेतीली मिट्टी मिक्स है, तो लाल मिट्टी कहीं ना कहीं ये जल को धारण कर सकती है, यानी कि कुछ कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि इसके जो कण हैं वो छोटे होंगे, मृदा के कण क्या होंगे, छोटे होंगे, तो जल धारण करने की क्षमता इसके अंदर अधिक होगी। ठीक है, उस दूसरी मिट्टी के अलावा, यानी कि जो रेतीली मिट्टी के ठीक है, उसकी तुलना में। आगे देखो, खारी मिट्टी, खारी मिट्टी है तो खारी मिट्टी के यहां पर तो क्या नहीं हो सकती, यहां पर तो आपको जो है कृषि हो ही नहीं सकती, अनुपयुक्त है, तो यहां पर जल धारण नहीं कर सकती। ये लवणीय मिट्टी है। क्या है, लवणीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी है, लवणीय मिट्टी है। लवणीय मिट्टी के अंदर पीएच मान किस प्रकार का बताया था, लवणीय मिट्टी के अंदर पीएच मान क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, पीएच मान क्या होता है, अधिक होता है। आपको पता है रेतीली मिट्टी के अंदर पीएच मान की अधिकता होती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट कर लेना कि जो रेतीली मिट्टी है पीएच मान की अधिकता पाई जाती है, अधिकता पाई जाती है। इस कारण से ये किस प्रकार की मिट्टी है, ये मिट्टी है अपनी लवणीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी भी कह सकते हैं, या फिर क्षारीय मिट्टी भी, या फिर उष्ण मिट्टी भी कहा जा सकता है। ठीक है, अब पिल्ली भूरी रेतीली मिट्टी, पिल्ली भूरी रेतीली मिट्टी ये कहाँ पे पाई जाती है, अगर इसकी बात करें तो ये पाई जाती है नागौर व पाली में पाई जाती है, मुख्य रूप से नागौर व पाली में, नागौर व पाली में पाई जाती है। ठीक है, इसको स्टेपी मिट्टी भी कह सकते हैं, स्टेपी मिट्टी किसको कहते हैं, इसी पिल्ली भूरी रेतीली मिट्टी को स्टेपी मिट्टी भी कहते हैं। इसके अलावा चूना मिश्रित, क्या है, चूना मिश्रित मिट्टी की परत है, यानी कि इसी पिल्ली भूरी जो पिल्ली भूरी रेतीली मिट्टी है तो चूना मिश्रित, चूना मिश्रित मिट्टी की परत, मिट्टी की परत कहाँ पाई जाती है, तो यहीं पाई जाती है चूना मिश्रित, यानी कि एक प्रकार सकते हैं पिल्ली भूरी रेतीली मिट्टी चूना मिश्रित मिट्टी की परत है। इस कारण से जल है वो एक प्रकार से कह सकते हैं कि ज्यादा गहराई तक नहीं जा पाता है, वहां चुनने पर जम जाता है, एक प्रकार से वहां रुक जाता है पानी। इस कारण से चूना मिश्रित मिट्टी की परत है, नागौर व पाली के अंदर पाई जाती है। स्टेपी मिट्टी भी इसको कह सकते हैं, पिल्ली भूरी रेतीली मिट्टी कहते हैं जिसको। ठीक है, कोई समस्या यहां तक बताओ, नहीं होनी चाहिए। आगे देखो, आगे है अपने लवणीय मिट्टी, आगे है लवणीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी के अंदर अधिकता की बात करें तो सोडियम क्लोराइड की अधिकता पाई जाती है, और मैग्नीशियम की भी अधिकता पाई जाती है। विस्तार कहाँ कहाँ पे है, तो विस्तार है आपका बाड़मेर, सांचौर, जालोर। अगर इसके अलावा भी बात करें तो बालोतरा, इसके अलावा भी बालोतरा, बालोतरा और पाली में पाया जाता है। ये तो आ गई ये चीजें हैं, कहाँ कहाँ पे, बाड़मेर, सांचौर, जालोर और बालोतरा और पाली। कहाँ कहाँ पे है देखो, बाड़मेर आ गया, बालोतरा आ गया, सांचौर आ गया, जालोर आ गया और पाली आ गया। ये क्षेत्र है ये किसका है, लवणीय मिट्टी का है, लवणीय मिट्टी। लेकिन अगर बात करें केवल लवणीय मिट्टी यही नहीं पाई जाती, इसके अलावा भी जो अपना उत्तरी क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र के अंदर भी आपको गंगानगर, अनूपगढ़ और बीकानेर का जो क्षेत्र है इसके अंदर भी आपको लवणीय मिट्टी देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी, लवणीय मिट्टी, ये भी ध्यान रखना।
तो गंगानगर, अनूपगढ़ और बीकानेर का क्षेत्र है, वहां पर भी आपको लवणीय मिट्टी देखने को मिलेगी। आगे देखो, भूरी रेतीली मिट्टी, भूरी रेतीली मिट्टी। अब भूरी रेतीली मिट्टी के अंदर क्या चीजें हैं वो देखो। इस मिट्टी को शिरोजम मिट्टी या फिर दूसर मिट्टी या दूसरा मृस्थलीय मिट्टी या फिर ग्रे पेंटेड मिट्टी भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट कर लेना। क्यों? क्योंकि इसके नाम है अलग अलग और अलग अलग नाम है, इस कारण से इसका पूछा जा सकता है कि भूरी रेतीली मिट्टी किसको कहा जाता है। तो शिरोजम मिट्टी भी इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, शिरोजम मिट्टी भी कह सकते हैं। दूसर मृस्थलीय मिट्टी भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, दूसर मृस्थलीय मिट्टी भी कह सकते हैं। इसके अलावा ग्रे पेंटेड मिट्टी भी इसको कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? ग्रे पेंटेड मिट्टी भी इसको कहा जा सकता है। ठीक है, इसका रंग किस प्रकार का होता है? रंग होता है भूरा, आपको पता ही हो गया। रंग क्या है? रंग हो गया इसका भूरा हो गया। रंग भूरा, उर्वरक जो अपनी जो उपजाऊपन है या फिर उर्वरकता है ये कम होती है इसके अंदर। ठीक है, कम उर्वरकता पाई जाती है। तो भूरी रेतीली मिट्टी है, उर्वरक क्षमता वो कम होती है। उर्वरक क्षमता क्या होती है? कम होती है। उर्वरक क्षमता क्या होती है? कम होती है इसके अंदर। ये चीज होगी, उर्वरकता कम होती है। इसके अलावा बात करें तो विस्तार कहाँ कहाँ पे है? तो चूरू में है, सीकर, झुंझुनू, चूरू, सीकर, झुंझुनू, ये तीनों आगे। इसके अलावा नागौर, डीडवाना, कुचामन, जोधपुर ग्रामीण और पाली। अब देखो ये क्षेत्र आ गया अपना, ये कौन कौन सा देखो, चूरू, सीकर, झुंझुनू, फिर डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन, नागौर, जोधपुर ग्रामीण, इसके अलावा पाली का कुछ क्षेत्र भी इसके अंदर आ जाएगा। तो ये कौन सा क्षेत्र है? तो भूरी रेतीली मिट्टी का क्षेत्र है। किसका है? भूरी रेतीली मिट्टी का क्षेत्र है। एक जिले के अंदर 2 से 3 प्रकार की मिट्टियां पाई जा सकती है, ये भी ध्यान रखना। ये मत सोचना कि एक जिले के अंदर एक ही प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी, नहीं। एक जिले में कई प्रकार की मिट्टियां भी पाई जा सकती है। जैसे पाली आ गया, पाली भूरी रेतीली मिट्टी भी है, लवणीय मिट्टी भी है, मृस्थलीय मिट्टी भी आपको पाई जाएगी। तो इस प्रकार की मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर बात करें, इसके अंदर अधिकता किसमें? भूरी रेतीली मिट्टी के अंदर फॉस्फेट की अधिकता पाई जाती है। किसकी? फास्फेट की अधिकता इसके अंदर पाई जाती है। फास्फेट की अधिकता, फास्फेट की अधिकता इसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें भूरी रेतीली मिट्टी के अंदर आपको ज्वार होता है, बाजरा, इसके अंदर खेती जो की जाती है ज्वार, बाजरा, मूंग और मोठ, इनकी क्या की जाती है? खेती की जाती है मुख्य रूप से। ज्वार, बाजरा, मूंग, मोठ की इसमें क्या की जाती है? खेती की जाती है भूरी रेतीली मिट्टी के अंदर। ये आगे लवणीय मिट्टी, भूरी रेतीली मिट्टी। आगे देखो, आगे है पर्वतीय मिट्टी। अब पर्वतीय मिट्टी आपको पता है, पर्वतीय मिट्टी है तो आपको मुख्य रूप से जो पर्वतीय अपना जो अरावली है वहां पे देखने को मिलेगी। निर्माण होता है इसका ग्रेनाइट व नीस की चट्टानों से निर्माण हुआ है। इस पर्वतीय मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ग्रेनाइट व नीस की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। किसका? पर्वतीय मिट्टी का निर्माण हुआ है। अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंदर ये पाई जाती है। कहां पाई जाती है? अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंदर ये पाई जाती है। इस अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंदर पाई जाती है। अगर हम बात करें तो इस मिट्टी को क्या कहा जाता है? अधूरे निर्माण की मृदा कहा जाता है। किसको? पर्वतीय मिट्टी को। क्योंकि पर्वत है तो मिट्टी थोड़ी है, ये पर्वत है ये तो। और पर्वत पर मिट्टियां नहीं पाई जाती, एक प्रकार से कह सकते हैं अनुपयुक्त होती है पर्वतों पर। तो ये अधूरे निर्माण की मिट्टी होती है। ठीक है, अधूरे निर्माण की मिट्टी। ये जो मिट्टी है अधूरे निर्माण की मिट्टी, किसको कहा जाता है? तो पर्वतीय मिट्टी को अधूरे निर्माण की मिट्टी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो गहरी है, कम गहरी होती है, कम गहरी होती है। कम गहरी क्यों होती है? क्योंकि नीचे आ जाता है पर्वत, तो गहरी कम होती है, इस कारण से अधूरे निर्माण की मृदा होती है। कहा जाता है इसको कम गहरी होती है, इस कारण से कृषि के लिए तो क्या होती है? कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है, कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है, कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाती है। इस मिट्टी को लाल भूरी कंकरीली मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाल भूरी कंकरीली, यानी कंकरीली, आपको पता है पहाड़ों पर तो कंकरी मिलेंगे, तो लाल भूरी कंकरीली मिट्टी भी किसको कहा जाता है? पर्वतीय मिट्टी को कहा जाता है। अगर बात करें विस्तार, तो विस्तार आपको सिरोही के अंदर, उदयपुर के अंदर, राजसमंद के अंदर, अजमेर के अंदर, अलवर के अंदर,
खेरथल तिजारा के अंदर भी आपको देखने को मिलेगी, खेरथल तिजारा के अंदर भी, कोटपुतली बहरोड के अंदर भी देखने को मिलेगी। ये क्षेत्र अपना किसमें आ जाएगा, पर्वतीय मिट्टी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप देखो कौन कौन सा, ये आ जाएगा अलवर और खेरथल तिजारा, जयपुर ग्रामीण और अजमेर, अजमेर के अलावा उदयपुर, राजसमंद। ठीक है, ये आ जाएगा उदयपुर, आ जाएगा राजसमंद। ये क्षेत्र है, आपको पता है, जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है वो सारा का सारा किसके अंदर आ जाएगा, पर्वतीय मिट्टी के अंदर आ जाएगा। ये सिरोही भी आ जाएगा। ठीक है, तो सिरोही भी आ जाएगा। ये सारा का सारा क्षेत्र किसमें आ जाएगा, पर्वतीय मिट्टी के अंदर आ जाएगा। तो इसमें ज्यादा खास चीज नहीं है पर्वतीय मिट्टी के अंदर, आपको पता है होना चाहिए कि इसको, किस मिट्टी को अधूरे निर्माण की मृदा कहा जाता है, तो पर्वतीय मिट्टी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि कम गहरी होती है, कृषि के लिए क्या होती है, अनुपयुक्त होती है। इसके अलावा इसको लाल भूरी कंकरीली मिट्टी भी कहा जाता है। आगे देखो, भूरी मिट्टी, भूरी मिट्टी, भूरी मिट्टी पाई जाती है अरावली के पूर्वी भाग में। भूरी मिट्टी पाई जाती है अरावली के पूर्वी भाग में, अरावली के पूर्वी भाग में ये पाई जाती है। बनास नदी के बेसिन क्षेत्र में पाई जाती है, बनास नदी के बेसिन, ये इंपॉर्टेंट कर लेना। भूरी मिट्टी कौन से बेसिन क्षेत्र में पाई जाती है, तो भूरी मिट्टी पाई जाती है बनास नदी बेसिन के क्षेत्र में पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट कर लेना बात। आगे है देखो, विस्तार कहां कहां पे है, तो भीलवाड़ा, शाहपुरा, अजमेर, केकड़ी, टोंक, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी और करौली। आपको ये पता चल गया होगा कि कौन सा क्षेत्र आपका किसमें आ जाएगा, भूरी मिट्टी के अंदर आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, भूरी मिट्टी के अंदर आ जाएगा। कौन कौन सा, जैसे भीलवाड़ा आ गया, भीलवाड़ा के अलावा फिर आपका शाहपुरा आ जाएगा, अजमेर आ जाएगा, यानी कि अजमेर के अंदर भी होगा। अजमेर के बाद केकड़ी आ जाएगा, केकड़ी आ गया, टोंक आ जाएगा, सवाई माधोपुर आ जाएगा, टोंक आ गया, सवाई माधोपुर आ गया, फिर करौली आ जाएगा। ठीक है, गंगापुर सिटी आ जाएगा। ये क्षेत्र आ जाएगा सारा आपका किसमें आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका भूरी मिट्टी आ जाएगी। ये भूरी मिट्टी वाला क्षेत्र आ जाएगा। कौन सा, अरावली के पूर्वी भाग में बनास नदी वाला क्षेत्र। आपको पता होना चाहिए कि बनास निकलती कहाँ है, यहीं से तो निकलती है, जो बनास राजसमंद से निकलती है, उदयपुर से होते हुए, फिर ठीक है चित्तौड़ से होते हुए इस प्रकार जाती है, भीलवाड़ा में प्रवेश करती है सापर। तो ये सारा का सारा बनास नदी वाला क्षेत्र ही तो है, बनास नदी वाला क्षेत्र ही आ गया। फिर ये कहाँ मिलती है, तो आपको पता होना चाहिए कि सवाई माधोपुर के अंदर मिलती है। तो अगर आप नदियां भी पढ़ी है, नदी अपवाह तंत्र भी पढ़ा है, तो आपको पता होना चाहिए कि बनास नदी क्षेत्र कहाँ पे आएगा। तो सारे टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए मैंने पहले ही कहा है आपको। ठीक है, तो भूरी मिट्टी, तो ये बनास नदी क्षेत्र के अंदर है, इस कारण से कृषि के लिए क्या मानी जाएगी, कृषि के लिए तो क्या मानी जाएगी, उपयुक्त, कृषि के लिए उपयुक्त होगी। ये कृषि के लिए उपयुक्त होगी। इसके अंदर कौन से तत्वों की कमी पाई जाती है, तो नाइट्रोजन व फास्फोरस की क्या होती है, इसके अंदर कमी होती है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन व फास्फोरस की कमी होती है इसके अंदर। की कमी किस में पाई जाती है, तो इसी में पाई जाती है, भूरी मिट्टी के अंदर पाई जाती है। आगे देखो, आगे है जलोढ़ मिट्टी, बड़ी इंपॉर्टेंट मिट्टी है। देखो, इसे कछारी मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कछारी मिट्टी, दोमट मिट्टी भी कहते हैं, दोमट मिट्टी भी कहते हैं। यानी एक प्रकार से कहते हैं कि जो नदियां बहती है वही क्या करती है, दोमट मिट्टी का निर्माण करती है। दोमट मिट्टी का कैसे निर्माण करती है, कि एक दो मिट्टी पहले से वहां पे होती है, जमी हुई होती है, ऊपर से क्या करती है, नदियां हैं जो अपने साथ में जो मिट्टी बहा कर लाती है वो उस मैदान के अंदर बिछा देती है। तो वो दो प्रकार की मिट्टियां क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है। तो इसी कारण से इसको क्या कहा जाता है, दोमट मिट्टी कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, जल के द्वारा लाई जाती है, इस कारण से जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। इसके अलावा इसको कछारी मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कछारी मिट्टी भी इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, आपको पता है, दोमट मिट्टी नदियों द्वारा बहाकर लाए जाने के कारण, नदियों द्वारा बहाकर लाए जाने के कारण इसको दोमट मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। अधिकता पाई जाती है इसके अंदर नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन की क्या पाई जाती है, अधिकता पाई जाती है। कमी है चुना व फास्फोरस, चुना व फास्फोरस की इसके अंदर कमी पाई जाती है। ये मिट्टी है जो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो यही मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। विस्तार कहां कहां पे है, ये देखो, ये इंपॉर्टेंट कर लेना। आपको लगभग जो भी आपका पूर्वी मैदान है
वो इसके अंदर आपको कहीं ना कहीं पूरी की पूरी जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगी। जैसे देखो जयपुर ग्रामीण, अलवर, खेर थलती जारा, कोटपुतली, बहरोड, स्वाई, माधोपुर, गंगापुर सिटी, धौलपुर, करौली, दौसा, टोंक, भरतपुर, डीग, ये क्षेत्र आपको क्या देखने को मिलेगा, सारा का सारा देखने को मिलेगा। देखो ठीक है, ये क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा सारा का सारा। ये क्या कहलाएगा, जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र कहलाएगा। जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र कौन सा कहलाएगा, यही कहलाएगा। तो पूर्वी मैदान है लगभग आपको देखने को मिलेगा जलोढ़ मिट्टी की। इसके अलावा अगर बात करें, जलोढ़ मिट्टी केवल यही नहीं पाई जाती, इसके अलावा मैंने एक बात करें तो एक नदी मुख्य रूप से उत्तरी मैदान के अंदर भी बहती है, या फिर जो उत्तरी अपना राजस्थान है उसके अंदर भी बहती है नदी, वो है घग्गर नदी। तो घग्गर नदी वाले पेटे के अंदर भी आपको जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से देखने को मिलेगी। कौन सा क्षेत्र, गंगानगर, अनूपगढ़ और हनुमानगढ़ क्षेत्र है, वहां पर भी आपको जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगी। अगर ये भी आ जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर भी आपको जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगी। जलोढ़ मिट्टी नदी द्वारा बहाले जाने का, तो गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ में घग्गर नदी बहती है, तो वो भी जो अपना पेटा है, मतलब एक प्रकार से मिट्टी है, वो साथ में लेकर आती है अपनी। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। कोई दिक्कत समस्या यहां तक बताओ। आगे आती है अपनी जलोढ़ मिट्टी होगी, आगे आती है अपनी लाल पीली मिट्टी। अब लाल पीली मिट्टी निर्माण हुआ है नीशिस्ट व ग्रेनाइट के टूटने से। किससे निर्माण हुआ है, नीश, शिस्ट व ग्रेनाइट की चट्टानों के टूटने से इसका निर्माण हुआ है। किसका, लाल पीली मिट्टी के। लोह अंश के कारण इसका रंग होता है वो लाल होता है। क्यों होता है, लाल रंग होता है। पीला रंग क्यों होता है, जब पानी इसके अंदर आता है, यानी कि बारिश होती है, जब इसी मिट्टी के अंदर पानी लगाया जाता है, जब ये पानी अपना ग्रहण करता है, अधिशोषित करता है पानी, तब इसका रंग कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। इसका रंग तो होता है लाल। लाल क्यों होता है, लोह ऑक्साइड की अधिकता के कारण होता है। जब इसके अंदर पानी दिया जाता है, पानी जब आता है, पानी जब ये अपना मतलब ग्रहण करता है, अधिशोषित करता है, तब इसका रंग कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। तो इस कारण से इसको कहा जाता है लाल पीली मिट्टी। ठीक है, लोह ऑक्साइड की अधिकता इसके अंदर पाई जाती है। कमी है, नाइट्रोजन व कार्बनिक तत्वों की कमी पाई जाती है। लोह ऑक्साइड की अधिकता किसमें पाई जाती, जो भी मिट्टी रंग का रंग लाल होगा तो वहां पे लोह ऑक्साइड, लोह अंश की अधिकता पाई जाएगी। सीधी सी बात है, जहां पर भी आपको लाल मिट्टी देखने को मिल जाए वहां पे लोह अंश की प्रधानता आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे लाल पीली मिट्टी है तो लोह अंश की प्रधानता हो जाएगी। कमी है, नाइट्रोजन व कार्बनिक तत्वों की कमी पाई जाती है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए पीली कब होती है, तो जल ग्रहण करने के बाद। करने के बाद ये हो जाती है, पीली मिट्टी हो जाती है। अब विस्तार कहां कहां पे है, विस्तार कहां कहां पे है अगर बात की जाए तो विस्तार है सवाई माधोपुर, टोंक, करौली, भीलवाड़ा, अजमेर, शाहपुरा और केकड़ी के अंदर। यहां पर आपका ये विस्तार देखने को मिलेगा। कहां कहां पे, सवाई माधोपुर, टोंक, करौली। करौली आ जाएगा, सवाई माधोपुर आ जाएगा, टोंक आ जाएगा, इसके अलावा करौली, भीलवाड़ा आ जाएगा, भीलवाड़ा आ जाएगा, और इसके अलावा शाहपुरा, केकड़ी साथ में आ जाएगा। तो ये क्षेत्र है वो कौन सा कहलाएगा, आपका लाल पीली मिट्टी का कहलाएगा। लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी का क्षेत्र कौन सा कहलाएगा, ये क्षेत्र कहलाएगा आपका। अगर आपको पूछ लिया जाए यहाँ पर फसल कौन कौन सी हो सकती है, तो फसल हो सकती है आपकी कपास हो सकती है, वह मूंगफली भी हो सकती है। कपास व मूंगफली की फसलें यहाँ पर मुख्य रूप से हो सकती है। तो कहाँ पे हो सकती है, इसी लाल पीटी में, जो लाल पीली मिट्टी के मैदानों में हो सकती है। लाल पीली मिट्टी वाला मैदान कौन कौन सा है, देखो सवाई माधोपुर, टोंक, करौली, भीलवाड़ा, अजमेर, शाहपुरा, केकड़ी, ये आपके जिले मुख्य रूप से आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप बात करें आगे, आगे देखो मिश्रित लाल काली मिट्टी, लाल काली, निर्माण मालवा के पठार की काली मिट्टी व अरावली की लाल मिट्टी के मिश्रण से। आपको पता होना चाहिए जो अरावली है, जो अरावली की मिट्टी है वो कहीं ना कहीं अपनी लाल मिट्टी है। लाल मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। और बात करें काली मिट्टी, जो मालवा का पठार है, मालवा के पठार का ही भाग कौन सा पठार कहलाता है, अपना हाड़ौती का पठार कहलाता है, जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है अपना, तो वो कहलाता है। यानी कि इन दोनों के जो मिश्रण से मिट्टी बनी है वो बनी है लाल काली मिट्टी बनी है।
तो मिश्रित लाल काली मिट्टी, दोनों के मिश्रण से बनी हुई मिट्टी कौन सी होगी? लाल काली मिट्टी होगी। अब देखो इसके अंदर जो पोटास पर्याप्त मात्रा के अंदर पाया जाता है, कमी है चूना, नाइट्रोजन व फास्फोरस की है, कोई दिक्कत नहीं है। विस्तार कहां कहां पे है ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये देखो कि चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, राजसमंद, सलूम्बर, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये क्षेत्र आ जाएंगे आपके सारे के सारे मिश्रित लाल मिट्टी के अंदर। अब देखो आप ये सारे के सारे क्षेत्र हैं वो आपको मालवा का पठार और अरावली पर्वतीय प्रदेश यानी कि अरावली के मध्य जो क्षेत्र है वो वहीं पर मिलेगा आपको। न आपको मालवा पूरी तरह मालवा के पठार में मिलेगा, न आपको पूरी तरह अरावली प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये चित्र आपको देखने को मिल जाएगा। देखो चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कौन कौन सा हो जाएगा? चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा आ जाएगा, चित्तौड़गढ़ आ गया, फिर भीलवाड़ा आ जाएगा, इसके अलावा शाहपुरा आ जाएगा, इसके अलावा राजसमंद आ जाएगा, सलूम्बर आ जाएगा, उदयपुर। तो ये क्षेत्र आपका देख कम से कम देखने को मिलेगा। वो कौन सा मिलेगा? ये आपका सारा का सारा मिश्रित लाल, मिश्रित लाल काली मिट्टी। यहां पे आपको देखने को मिलेगी कपास और मक्का। यहां पर कपास हो सकती है, मक्का हो सकता है। मक्का आपको पता है उदयपुर के अंदर होता ही है मुख्य रूप से, उदयपुर चित्तौड़गढ़ के अंदर मुख्य रूप से जो मेवाड़ का क्षेत्र है वहां पे होता ही है। तो सारा का सारा मेवाड़ वाला क्षेत्र तो आ गया। और गन्ना भी यहाँ पे हो सकता है मुख्य रूप से, गन्ना भी क्या हो सकता है? मुख्य रूप से यहाँ पे हो सकता है। आगे देखो, आगे है लाल लोमी मिट्टी। अब देखो लाल लोमी मिट्टी, लाल लोमी मिट्टी जिसको हम कह सकते हैं लेटेराइट मिट्टी, ये इंपॉर्टेंट है। लाल लोमी मिट्टी को क्या कह सकते हैं? लेटेराइट मिट्टी। निर्माण हुआ है कायांतरित चट्टानों से, कायांतरित चट्टानों से इसका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। अधिकता लोह तत्व की अधिकता पाई जाएगी क्योंकि मिट्टी क्या है? लाल है, इस कारण से। कमी नाइट्रोजन की, कमी नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस की इसके अंदर कमी पाई जाएगी। विस्तार उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़। तो आपको डूंगरपुर, बांसवाड़ा तो मुख्य रूप से याद रखना ही है कि लाल लोमी मिट्टी के लिए डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्र जाना जाता है। इसके अलावा जो जिले आ जाएंगे जो उदयपुर, सलूम्बर और चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सलूम्बर और चित्तौड़गढ़। देखो कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा आ गए, इसके अलावा चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़ का क्षेत्र भी साथ में ही आ जाएगा। ठीक है, ये कहलाएगा आपका लाल लोमी मिट्टी के लिए। इसके लिए लाल लोमी मिट्टी, लाल लोमी मिट्टी है तो यानी कि यहाँ पे आपको अधिकता लोह अंश यानी कि लोह ऑक्साइड की अधिकता यहाँ पे देखने को मिलेगी। आपकी लोह अंश की प्रधानता, आपको लोह तत्वों की प्रधानता आपको देखने को मिलेगी। कहाँ पे? लाल लोमी में। मिट्टी के कण किस प्रकार के होते हैं? ये देखो, ये इंपॉर्टेंट बात है। मिट्टी के कण बारीक होते हैं। मिट्टी के कण किस प्रकार के होते हैं? बारीक होते हैं। बारीक होते हैं यानी कि जल ग्रहण करने की क्षमता है, जल ग्रहण करने की क्षमता, यानी कि जल को क्या कर सकते हैं? रोक कर रख सकते हैं। मिट्टी के कण जहां पे बारीक होंगे वो क्या करते हैं? पानी को सोखते नहीं है जल्दी, उसको रोके रख सकते हैं। तो क्या होती है? मिट्टी के कण क्या है? बारीक है, तो इस कारण से जल ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी इसके अंदर? अधिक अधिक होगी। तो इसी कारण से जल ग्रहण की जो करने की क्षमता है, इस कारण से फसल क्या होती है? फसल क्या होती है? अच्छी होती है। अगर बारिश थोड़ी बहुत भी हो जाए तो भी ये इसमें यानी कि इस जो मिट्टी के अंदर है फसल क्या हो सकती है? अच्छी हो सकती है। कम बारिश के अंदर भी फसल अच्छी हो सकती है क्योंकि मिट्टी के कण क्या है? बारीक है। अगर ज्यादा बारिश हो जाती है तो क्या कर सकती है? ये फसल को डुबो भी सकती है। क्यों? क्योंकि जल को रोकने की क्षमता है इसके अंदर, इस कारण से। ठीक है, तो लाल लोमी मिट्टी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो सकता है? मक्का हो सकता है, चावल, गन्ना, आपको बता दिया। वो जो जहाँ पे जो अपना लाल काली मिट्टी है उसी के अंदर मक्का, चावल और गन्ना हो सकता है मुख्य रूप से यहाँ पे। तो चावल के लिए पानी की आवश्यकता होती है, अच्छा खासा पानी चाहिए, तो इस कारण से हो सकता है। गन्ने की फसल ऐसी होती है जहां पे अच्छा खासा पानी चाहिए, और मक्का भी। ठीक है, ये चीजें हो जाएगी इसके अंदर लाल लोमी मिट्टी। आगे है अपना लास्ट के अंदर जो 10वीं मिट्टी है वो है काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी आ जाएगी? काली मिट्टी। अब देखें मुख्य रूप से वर्गीकरण देखें तो अपना जो पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान के अंदर आपको एक ही प्रकार की मिट्टी देखने को मिलेगी लगभग। जैसे आप अपने देखें तो जो भूरी रेतीली मिट्टी, ये नाम आ जाता है। लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो आपको देखने को मिलेगी मरुस्थलीय मिट्टी। आपको वर्गीकरण देखने को मिलेगा ज्यादा वो पूर्वी मैदानी
यानी कि पूर्वी प्रदेश है अपना, पूर्वी राजस्थान है, वहां पर आपको वर्गीकरण मिट्टियों का ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये अपने इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इनको अगर आप मैप पर लगाओगे, मैप पर देखोगे, समझोगे, तो ज्यादा आसानी होगी। अगर मैप है आपके पास, एक मैप लेना और एक मैप के अंदर आपको मिट्टी के वर्गीकरण करना है। तो मैप, जैसे मैप के अंदर करोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगी कि कौन सा भौतिक प्रदेश है जहां पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी क्यों पाई जाती है, मरुस्थलीय मिट्टी क्यों पाई जाती है, लाल लोमी मिट्टी पाई जाने का कारण क्या है, काली मिट्टी पाई जाने का कारण क्यों है, क्योंकि काली मिट्टी वहीं पाई जाएगी जो मालवा का पठार है, आपको बताया था। लाल मिट्टी वहां पाई जाएगी जहां पे पर्वतीय प्रदेश पाए जाएंगे, या फिर लाल काली मिश्रित कहां पाई जाएगी, जो पर्वतीय प्रदेश है और मालवा के पठार के बीच का भाग है, वहां पे जो अपनी लाल जो काली मिट्टी पाई जाएगी। अगर बात करें जलोढ़ मिट्टी, इसके अलावा आपने जो भूरी मिट्टी की बात करी तो बनास बेसिन क्षेत्र के अंदर पाई जाती है, तो बनास बेसिन के अंदर पाई जाती है तो वो भूरी मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी मैंने बता ही दिया। तो ये सारी की सारी वर्गीकरण आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। इस काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, और इस काली मिट्टी को काली मध्यम मिट्टी भी कह सकते हैं। ठीक है, काली मध्यम मिट्टी भी नाम आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, काली मध्यम मिट्टी, काली मध्यम मिट्टी भी आ सकता है। निर्माण हुआ है लावा के अपर्दन से, लावा के अपर्दन से निर्माण हुआ है। क्यों? आग तो जब आग किसी को जलाती है तो किस प्रकार की होगी, फिर रंग कैसा होगा, काला ही होगा, लास्ट में रंग बचता है वो काला बचता है। तो लावा का प्रदन से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है, किसका, काली मिट्टी का, या फिर इसको कह सकते हैं रेगुर मिट्टी भी कह सकते हैं। इस कारण से ये उपजाऊ मिट्टी भी है, उपजाऊ मिट्टी भी इसको कह सकते हैं। अधिकता पोटास व कैल्शियम की और कमी फॉस्फेट व नाइट्रोजन की। विस्तार कोटा बूंदी 12 झालावाड़, ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे मुख्य रूप से। ये है आपकी काली मिट्टी, काली मिट्टी है ये उपजाऊ होगी। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर हो क्या क्या सकता है, कपास हो सकता है, कपास हो सकती है, गन्ना हो सकता है, ठीक है, मुख्य रूप से सोयाबीन हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन सोयाबीन से बार बार पूछा जाता है। तो सोयाबीन कहाँ होता है, तो इसी पठारी पूर्वी दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर होता है, आड़ूती प्रदेश के अंदर होता है। ठीक है, कपास हो सकता है, गन्ना हो सकता है, सोयाबीन हो सकता है। इसके अलावा चावल भी यहाँ पे हो सकता है, क्या हो सकता है, चावल भी हो सकता है। और इसके कण किस प्रकार के होंगे, काली मिट्टी है, काली मिट्टी है, लावा अपर्दन से इसका निर्माण हुआ है, काली मिट्टी है, तो कण किस प्रकार के होंगे, मिट्टी के कण होंगे बारीक, मिट्टी के कण बारीक होंगे, मिट्टी के कण क्या होंगे, बारीक। तो इस कारण से जल ग्रहण की क्षमता अधिक, अधिक क्या होगी, जल ग्रहण की क्षमता, क्षमता क्या होगी, अधिक होगी। कोई दिक्कत समस्या यहां तक बताओ। ये अपना हो गया पहला पार्ट, अपना मिट्टियों का पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, आज हमने पढ़ा है 10 प्रकार की मिट्टियों को एक सामान्य वर्गीकरण के रूप में पढ़ा है। इसके अलावा अगर हम कल की बात करें तो कल के में जो पढ़ेंगे, जो 14 प्रकार मिट्टियों के आते हैं, उसके अलावा मिट्टियों के 14, कृषि विभाग ने मृदा को 14 भागों में बांटा है, वो आ जाएगा। इसके अलावा आपने जो अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण किया गया है मिट्टियों का, उसके अंदर भी अपने पढ़ेंगे, तो मिट्टियां वो भी अपने शामिल करते हुए पढ़ेंगे। इसके अलावा जो अगला पार्ट आएगा उसके अंदर जो मिट्टी की समस्याएं क्या क्या है, अपर्दन किस प्रकार से होता है, जैसे वायु अपर्दन होता है, सेम की समस्या है कहाँ पे है, वायु अपर्दन, इसके अलावा जल अपर्दन किस प्रकार से होता है, तो सारी चीजें समझ में अपने समझ के करेंगे पूरे के पूरे। ठीक है, तो ये अपना पहला पार्ट मिट्टियों का हो गया है। मुख्य रूप से मैंने बता दिया है कि रीट का जो मुख्य पेपर होता है उसके अंदर अपना ये पार्ट लगता है, और मिट्टियों को पढ़ने से तो आपको कहीं ना कहीं आपकी समझ विकसित हुई होगी, और आपको ये भी पता चलेगा कि मिट्टियां अगर हमने देखें तो कृषि टॉपिक किया था, तो उससे उससे भी जोड़ कर देखें तो अपने को पता चलता है कि कौन से प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और कौन सी फसल अपने हो सकती है। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी तो ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। इसके अलावा अगर नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और आपने क्लास देखी, जुड़े, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।